नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस अपने YouTube चैनल पर जनरल स्टडी पेपर का सभी विषयों का अलग अलग जीएस का संपूर्ण रिवीजन करा रहा हूं, जो आगामी बीपीएससी टीआरई 3 और 4, बिहार पुलिस री एग्जाम अगस्त और बिहार दरोगा, साथ ही बीपीएससी सिविल सर्विस, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो जीएस का सेगमेंट है उसका मैं संपूर्ण रिवीजन करा रहा हूँ। ये फिजिक्स का लेक्चर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। मैंने वीडियो नंबर जो 1 है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन के हैंडल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारा वीडियो दिखेगा जो फिजिक्स से रिलेटेड। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जीएस के सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी का सेपरेट मैंने बनाया है। ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना दिया है, फिजिक्स है तो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री। इस तरह से आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। ये उन सभी बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए जीएस पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसकी तैयारी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा, यदि पहला सेशन आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। सब्जेक्ट यहाँ पर है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, और उसका जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। तो अभी जो भी कंटेंट देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किससे देखेंगे, तो मैकेनिक्स यानी मैकेनिज्म के रिलेटेड्स देखेंगे। तो चलिए कंटेंट की शुरुआत कर लेते हैं। तो जो हमारा कंटेंट है यहाँ से शुरू होता है। प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है, तो 45 डिग्री, है ना। कई बार इस सवाल को घुमा के पूछा जाता है कि यदि कोई क्रिकेटर है और वो तेज गति से चौका मारना चाहता है तो गेंदबाज जब गेंद को फेंकेगा तो वो किस एंगल से बैट को चलाए, तो 45 डिग्री के एंगल से यदि बैट चलता है तो वो गति काफी मैक्सिमम स्पीड को पकड़ करके गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाएगी। अगला कंटेंट है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हट जाती है। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो क्रिया के बल प्रतिक्रिया के द्वारा ही जब आप नाव से बाहर कूदते हैं, आपने भी कभी नाव से किया होगा पानी में यात्रा, तो प्रतिक्रिया के कारण पीछे हट जाती है। अगला कंटेंट है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होता है। जो संवेग होता है, मोमेंटम, वो परिवर्तन का जो रेट होता है वो बल के बराबर होता है। जितनी फोर्स होगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। उसके बाद है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो जड़त्व से संबंधित है। और एक बात और है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है, और न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार गैलीलियो साहब ने इसके बारे में बताया था। अगला कंटेंट है, प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन, बड़ा शुद्ध हिंदी लिखा है, का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होता है। कई बार ये डायरेक्टली पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आप सड़क पे इजी चल पाएंगे लेकिन बर्फ पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जब हम चलते हैं तो बर्फ इतना स्मूथ और प्लेन होता है कि उस पर घर्षण काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। और सड़क में चूंकि खुरदुरा होता है तो उस पर घर्षण होता है, तो हम उस पर चलने में काफी कंफर्ट फील करेंगे। चलिए यहाँ पे न्यूटन साहब का लॉ देख लेते हैं। उन्होंने, न्यूटन साहब ने गति से संबंधित 3 लॉज दिए, और वो 3 लॉज में पहला लॉज कहता है, यानी गति का जो प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कहता है यदि कोई पिंड विरमा अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसका कहने का मतलब है कि ये पेन यहाँ है तो यहीं रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता। क्लियर है। जैसे कोई फुटबॉल को आपने एक लात मारा या किक मारा, तो फुटबॉल भाग रही है, वो तब तक भागेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो अब फुटबॉल रुक क्यों जाती है, अब जो कह रहा है भाग जाएगी। तो फुटबॉल इसलिए रुकता है कि एक बाह्य बल कार्य करता है जो हमें दिखता नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल फुटबॉल को रोकती है, तो बाह्य बल हुआ जो उसको डिस्टर्ब कर रहा। अगर आप इसी तरह जब आप स्पेस में जाते हैं
अंतरिक्ष में, तो वहां तो कोई गुरुत्वाकर्षण है नहीं, तो आप जिस चीज को भी फेंकेंगे वो रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, क्योंकि कोई बाह्य बल उस पर कंट्रोल ही नहीं कर रहा। तो इसके उदाहरण भी यहाँ इधर, चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठा यात्री का आगे झुकना। अब ये देखिए बड़ा लॉजिकल चीज है, चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठा यात्री का आगे झुकना। गाड़ी चल रही है, उसमें जो बैठा यात्री है वो आगे झुक जाता। चलती गाड़ी के रुकने पर, जैसे मान लीजिए गाड़ी स्पीड में चल रहा, आप बैठे हैं, जब आप गाड़ी का ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगा तो यात्री आगे की ओर जाते हैं, लेकिन यदि रुकी हुई गाड़ी है, अचानक चल लेता है तो आदमी पीछे की ओर जाता है। इसका फिजिकल लॉजिक है, फिजिक्स का क्या लॉजिक है, देखिए जब गाड़ी चलती है, आप गाड़ी पे बैठे हैं, तो जो आपका पैर है, कमर है, वो सीट पे है, कमर सीट पे है और पैर गाड़ी में टच किया हुआ है, क्लियर है। तो आपका जो कमर से नीचे का भाग है वो गाड़ी के कंट्रोल में है, और कमर से ऊपर का जो भाग है वो आपका फ्री है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे, कमर से नीचे आपका गति में है क्योंकि गाड़ी चल रही है, और ऊपर बॉडी रेस्ट में बैठा हुआ है, मोमेंट में, रेस्ट मोमेंट में। तो जैसे ही गाड़ी ब्रेक लगेगी तो जो आपका बॉडी है वो तो गाड़ी के साथ है, वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जो फ्री बॉडी है, जो रेस्ट में था, वो अचानक गति में आ जाएगी क्योंकि गाड़ी रुकेगी। यही कारण है कि ना चलती हुई गाड़ी से जब आप कूदते हैं तो गिर जाते हैं। उसी तरह गाड़ी अगर रुकी हुई है और अचानक चल देती है तो आप यात्री पीछे की ओर जाते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन के प्रथम नियम से आधारित है। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिर जाता है, ये भी है कि आप अब जैसे देखिए कोई पौधा है, उसमें फल लगा है, तो पौधा में फल लगा है तो फल रेस्ट मोमेंट में, मतलब फल रेस्ट में, विरामावस्था में, विरामगत में। अचानक जब आप पैर को हिलाते हैं तो एकाएक पैर गति में आ जाता है और फल रेस्ट में, जिस वजह से टूट जाता है। ठीक उसी तरह जब आप कंबल डाल देते हैं और कंबल पे डंडे से मारते हैं तो होता क्या है, कंबल के जो कण हैं वो तो रेस्ट में है, और जैसे ही आप डंडा मारते हैं तो कंबल आ जाती है गति में और कण रेस्ट में ही रहते हैं, इसलिए कण कंबल से अलग हो जाते हैं। इसलिए हम कपड़े को ऐसे झाड़ते हैं तो गंदे झड़ जाते हैं। तो ये सारी कहानी न्यूटन के प्रथम नियम से है, जो हमने आपको एप्लीकेशन बताया, उदाहरण, वो हमारे दैनिक जीवन में टच करते हैं। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। देखिए पहला नियम में क्या कहा कि कोई बाह्य बल कार्य करेगी, लेकिन कोई बाह्य बल कितना कार्य करेगी, कितना बल लगाती है, उसके बल लगाने का रेट क्या है, उसके बल लगाने से क्या चेंज होता है, किस दिशा में चेंज होता है, तो उसको बताता है द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसलिए कहते हैं हमें इसे बल का फॉर्मूला मिल जाता है F बराबर ma, मास गुने एक्सेलरेशन। ये जो व्यंजक है, ये जो फॉर्मूला है, वो द्वितीय नियम से ही मिलता है। अब इसका एक उदाहरण है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। देखिए गेंद पकड़ते समय जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि गेंद गति में है, जैसे ही हाथ पे आएगी तो हाथ रेस्ट में है, गेंद गति में है तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, गेंद की दिशा में हाथ को थोड़ी दूर तक पीछे खींच लेते हैं, ताकि गेंद की जो गति है वो थोड़ा और कम हो जाए और चोट कम लगे। क्लियर है। तीसरा, तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, यानी एक्शन रिएक्शन। जैसे आपने किसी को चाटा मारा गाल पे, तो गाल ने भी चाटा पे पावर लगाया, लेकिन चूंकि गाल का चमड़ा क्या है, मुलायम है, इसका थोड़ा हार्ड है, तो इस बंदे को चोट लग जाता है, आपको नहीं लगता। लेकिन यही आप क्या करिए, एक दीवार पे मारिए, ऐसे दीवार पे मुक्का जब मारेंगे तो दीवार आपके हाथ की अपेक्षा सख्त है, तो दीवार जो आपके वापस रिएक्शन देती है उससे आपको चोट लग जाती है। तो यही कहानी है कि एक्शन रिएक्शन, जितनी ताकत आप किसी और पे लगाते हैं वो वस्तु भी आप पे लगाता है, इसलिए तो हम चल पाते हैं। नहीं तो आप जाइए रेगिस्तान में, बालू है, जैसे ही आप दौड़ना शुरू करेंगे आप धंस जाएंगे, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो बालू धंस जाएगा। बालू जो है एक्शन से रिएक्शन नहीं लगा पाता, बात समझ रहे हैं। इसलिए हम बालू पे तेज नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन जमीन पे जैसे ही आते हैं तो मिट्टी ठोस होती है, वो हमें रिएक्शन फोर्स जनरेट करके देती है, जिससे हम तेज भाग जाते हैं। दैनिक जीवन में इसके ये भी उदाहरण है कि बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है, जितनी तेजी में बंदूक आगे जाती है, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आती है। रॉकेट, वायुयान की गति, चप्पू चलाने वाले नाव के आगे बढ़ना,
तो कुल मिलाकर ये 3 जो नियम है न्यूटन के गति का वो था। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, अपडेट मिलते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण कहता है ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। देखिए ऊर्जा जो होगा, एनर्जी, वो सिर्फ चेंज होता है। कोई भी एनर्जी ना आप पैदा कर पाते हैं ना ही आप उसे नष्ट कर पाते, चेंज होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, उसे जब हम लाते हैं घर तक तो उसे बल्ब में दे देते हैं, तो बल्ब उसका क्या कहता है? प्रकाश दे देता है। तो बल्ब कौन सा ऊर्जा लिया? विद्युत ऊर्जा, दे दिया हमें प्रकाश ऊर्जा, फिर ऊर्जा ही दिया हमें। यानी कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, नष्ट नहीं होता, और ना ही आप उसे पैदा कर सकते हैं। बस जिस फॉर्म में वो रहता है उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। क्योंकि हमारा वायुमंडल ये जो है, ये पूरा वायुमंडल, जब कोई पिंड इसमें प्रवेश कर रहा है तो वायु से इतना घर्षण होता है कि वो उसमें आग लग जाता है। क्योंकि कोई भी चीज रगड़ने पर देखिए चार्ज हो जाता है, यानी कि आग लग जाता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण से प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल। तो ग्रहों की गति दो जो प्रभावित होती है अभिकेंद्रीय बल है। दूध मथने से के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगले कंटेंट में बढ़ते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो A बराबर V माइनस U बाय टी। तो यहाँ A क्या है? एक्सेलरेशन, V क्या है? अंतिम वेग, U क्या है? प्रारंभिक वेग, और T क्या है? समय। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। एक समान त्वरण से, याद रखिए, एक समान त्वरण से जा रहा है। तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी या वर्गाकार, वक्र आकार हो जाएगा। हल्का हल्का हिलेगा ना तो ऐसे ऐसे परवलयी हो जाएगा, ऐसे पैराबोल। चलिए आगे चलते हैं। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित होता है। एक समान वृत्तीय गति पर, देखिए दोस्तों एक वृत्तीय गति, जैसे ही वृत्त पर आप गति करेंगे तो जहां जहां दिशा चेंज होगी वहां वहां गति स्लो होगी, जहां चेंज नहीं होगी वहां गति तेज होगी। तो वृत्तीय गति पर त्वरण जो है उपस्थित रहता है, बिल्कुल रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण, घर्षण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यस्थता एवं जड़त्व दोनों की होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक लगाना 4 गुना हो जाएगा। कितना लगाना होगा? 4 गुनी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत। तो जो जेट इंजन होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए एक सवाल यहाँ एग्जामिनर जरूर चिपकाता है ये बॉक्स से। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है? कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, पिलास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वो होता है जिसका जो घुमाव है वो बीच में होता है। आप कैंची का देखिए बीच में होता है, हैंडपंप का बीच में होता है, साधारण तुला का बीच में होता है, पिलास का भी बीच में होता है। आप पिलास देखें यहाँ से घूमता है बीच से, तो जो जहां से घूमता है वो कहाँ हो गया? आपका सेंटर पॉइंट पे, इसलिए है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अच्छा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखिए सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये सब घूमता है कहाँ से? लास्ट से। आप देखे होंगे इस टाइप की मशीन होती है, इस टाइप की, और यहाँ पर आप नींबू डाल देते हैं और दबाते हैं तो ये यहाँ से घूमता है, ठीक है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, ये एकदम लास्ट पॉइंट से घूमता है। जैसे स्टेपलर है आपने देखा होगा, इस तरह से यहाँ से आप पिन मारते हैं और ये एरिया इस तरह से घुमा हुआ रहता है और यहीं से वो ब्लॉकेज घूमता है। मनुष्य का हाथ, चिमटा, चिमटा आपने देखा ही होगा, ये वाला मम्मी रोटी बनाती है चिमटे से।
तो यदि आपको ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसको पूरा डिटेल्स कंसेप्ट वाइज में पढ़ना है तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एक फाउंडेशन बैच चला रहा हूँ, फिजिक्स फाउंडेशन। तो फिजिक्स फाउंडेशन की बैच में जाके आप पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में है, यूट्यूब पे है, कोई पैसा नहीं है। आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स फाउंडेशन बैच का जो प्लेलिस्ट का जो सोर्स बना है उस पर क्लिक करेंगे, सारा वीडियो खुल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, एक तरह से टारगेट लिया हूँ, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंसेप्ट में बता नहीं पाऊँगा, समय कम रहती है और चीज़ें ज़्यादा कवर करने होता। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना किसके कारण है? बल आघूर्ण यानी टॉर्क के कारण है, टॉर्क के उदाहरण है। आपने देखा होगा कि एक दरवाजा है तो यहाँ पर हमने पकड़ने वाला लगाते हैं ताकि आसानी से दरवाजा को क्या करें? घुमा सके, वरना अगर आप यहाँ लगा देंगे तो घूमेगा नहीं। तो ये किसके कारण है? टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, उसको डिटेल पढ़ने के लिए, कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए आपको फाउंडेशन बैच में जाना होगा और फाउंडेशन बैच के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, पूरी तैयारी है वहाँ पर कराई जा रही है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। तो चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट है हमारे पास। कह रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर किसी चीज को भेज दे देंगे आप तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। पलायन का मतलब होता है भाग जाना, पलायन कर जाना। जैसे बिहार से लाखों मजदूर हर साल पलायन करते हैं, यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। देखिए अंतरिक्ष की बात करें, अंतरिक्ष में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए जैसे ही सेब को छोड़ेंगे, जिस गति में छोड़ेंगे वो उसी तरह घूमता रहेगा। ये न्यूटन साहब भी कहते हैं अपने प्रथम नियम में। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। अब अंतरिक्ष यात्री सीधा क्यों नहीं खड़ा हो सकते? देखिए हम सीधा इसलिए खड़े हैं क्योंकि पृथ्वी एक फोर्स जनरेट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर ये फोर्स आप हटा देंगे तो व्यक्ति जैसा टेढ़ा हो जाएगा, वो सीधा नहीं होगा, जिधर उसका लोड बढ़ेगा उधर झुक जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। तो कई बार ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिर पाता। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण नहीं गिर पाता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम। बिल्कुल सही बात है। भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो भारहीनता कब आपको मालूम होगा? जब पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण अपना शून्य कर देगी तो हमें लगेगा कि कोई भार ही नहीं है। तो भार क्या है? भार इसीलिए चेंज होता रहता है। भार निर्भर करता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण पे। जहां फोर्स ज्यादा लगाएगा भार उतना ज्यादा हो जाएगा। एक लड़की, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। देखिए क्या है, जब भी कोई चीज का झूला आप झूलते हैं, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और कोई लड़की है यहाँ पे झूला झूल रही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं कंसेप्ट पे चला गया, थोड़ा बहुत समझा देते हैं चूंकि आ जाता है हाँ कंसेप्ट वैसा ही एक। तो ये क्या हो रहा है कि लड़की जब खड़े होकर झूला झूल रही है, लड़की झूले पर बैठी है। अच्छा ये बैठी है बाबू, बैठी है तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है ये इसके नाभि के पास है, तो यहाँ से पेंडुलम की लंबाई ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जैसे ही पेंडुलम की लंबाई बड़ी होगी तो आवर्तकाल बड़ा हो जाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा झूलने में, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लड़की खड़ी होगी तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, मास, सेंटर ऑफ मास, वो यहाँ आ जाएगा, जिससे इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब किसी चीज़ की लंबाई कम होगी तो टाइम पीरियड तो बढ़ ही जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड कम हो जाएगा। लंबाई जैसे ही कम होगी तो कम समय में ये घूम लेगी ना। टाइम पीरियड क्या होता है? यहाँ से लेके आपको यहाँ अगर जाना है, यहाँ से झूला को यहाँ जाना है, तो जितना ये झूला बड़ा रहेगा उतना स्लो जाएगा, जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी चला जाएगा। वही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लोलक की लंबाई, यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया हुआ है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है। लंबाई जैसे ही बढ़ेगी तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो स्लो हो जाएगा। जबकि शीतकाल में तीव्र हो जाती है, तो ठंडा में वो छोटा हो जाता है, जिस वजह से उसकी टाइम पीरियड तेजी से हो जाता है। कम समय में ही तेजी से वो अपने अक्ष दोनों साइड घूम जाती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो हवा में जब आप गिराएंगे तो भाई साहब लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहा पहले गिर जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आपको कहे कि निर्वात में बताइए, तो निर्वात में दोनों साथ गिरेगी, कहेंगे कोई बात नहीं, वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके, कोई बात ही नहीं है, इसलिए दोनों साथ गिरेगा। कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगला कंटेंट है, लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी का गेंद वायु का प्रतिरोधक अधिक होगा। चलिए, बहुत अच्छी कंटेंट है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर फोर्स ज्यादा लग जाता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर इसका भार पृथ्वी पर उस स्थिति पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। तो ध्रुव का जो एरिया है वहां पर जो हमारा अर्थ है वो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट करता है, इस वजह से किसी भी चीज का जो भार है वो ज्यादा हो जाएगा वहां। बहुत बढ़िया। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला कंटेंट हमारा है, लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है। आप भी जब लिफ्ट में चढ़े होंगे तो जब लिफ्ट ऊपर जा रहा आपको लगेगा कि भार बढ़ा हुआ है, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे तार वाला झूला आपने देखा होगा, जब तार वाला झूला आप झूलते हैं तो जब झूला इस पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहा होता है तब आपको बहुत मजा आता है, लेकिन जब झूला इस पॉइंट से नीचे की ओर जा रहा होता है तब आपको बहुत दिक्कत होता है। तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाएगा या झूला ऊपर की ओर जाएगा तो आपका भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, और जब नीचे की ओर आएगा तो घटा हुआ महसूस होगा। दोनों बात है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना है? तो भूतुल्यकाली यानी पृथ्वी के तुल्य जो जाता है वो 24 घंटा, क्योंकि पृथ्वी भी घूमती है 24 घंटा। यदि पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये सब डायरेक्ट सवाल आते हैं, कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। आपने भी प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन बैंक या सेट प्रैक्टिस किया तो देखा होगा, ऐसे सवाल हमेशा मिलते हैं। जबरदस्त कंटेंट है दोस्तों, आप देखेंगे कि सारे सवाल इस कंटेंट से ही बनते हैं एग्जाम में। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करता है? तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। चलिए अगला कंटेंट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जाहिर सी बात है, ग्रेविटेशन फोर्स जब खत्म हो जाएगा, मान लीजिए लुप्त हो जाए, तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा ना, और द्रव्यमान वही रहेगा। बिल्कुल, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अगला कंटेंट है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। चंद्रमा पर 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तली के अंदर होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछा है, बिहार एसआई में पूछा गया है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। भाई भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ऊपर से गिरा रहे हैं आप? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि जी ध्रुवों पर पावर ज्यादा हो जाता है ग्रेविटेशन का। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अब केंद्रीय बल के कारण होता है धक्का महसूस। चक्रीय झूला ये गोल वाला, लगता नहीं कि बाहर फेंका जाएगा, लेकिन आप नहीं फेंकाते। विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। विभिन्न द्रव्यमान वाले, चूंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, देखिए यह फंसा लेगा एग्जामिनर, जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? वेट यानी कि भार इसलिए चेंज होता है क्योंकि भार डिपेंड करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर। चलिए गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार अनिश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
क्लियर हो गया। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों ये था फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, वीडियो नंबर 2, संपूर्ण रिवीजन। किसके लिए? तो बिहार टीआरई शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें जीएस की बात करी जा रही है तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी कि जीएस के सभी सब्जेक्ट, जीएस के ऑल सब्जेक्ट की सेपरेट सब्जेक्ट वाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको अध्ययन करने में कोई परेशानी ना हो। तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ हर सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन, हिस्ट्री, कंप्लीट रिवीजन फिजिक्स, पूरा वीडियो का पूरा लिंक एक साथ मिल जाएगा आपको, एक टैब में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। और ये सारे अपडेट अगर आप चाहते हैं कि बिना सर्च किए हुए मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और एक प्यार भरा सपोर्ट हमें कीजिए। कोई फ़ी नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।